यथार्थ से यथार्थ तक। आत्मकथा को प्रायः चमकती दमकती एकांगी सच्चाई समझा जाता है, आत्मश्लाघा का कलात्मक माध्यम। पर बुनियादी सच्चाई को लेखक की अपनी आवश्यकता मानकर मैं कहना चाहूँगी, ये यथार्थ से यथार्थ तक पहुँचने की प्रक्रिया है। एक कुछ वो होता है जो बिना यत्न के सामने दिखाई पड़ जाता है, और एक केवल गौर से देखने पर दिखाई देता है, और एक ख्यालों की मिट्टी को छान छान कर मिलता है। यथार्थ वो भी होता है, वो भी और वो भी। हर कला निर्माण में से प्रतिनिर्माण का नाम है। ये यथार्थ का प्रतिनिर्माण भी यथार्थ है, सच्चाई की कोख में पढ़कर फिर उस कोख में से निकली हुई सच्चाई। यथार्थ का प्रतिनिर्माण यथार्थ से यथार्थ तक पहुँचने की प्रक्रिया है। उपन्यास कहानी का पाठक पात्रों के चेहरों की कल्पना करता है, उनके दिलों की हलचल से उनके नैन नक्श की कल्पना करता है। पर किसी की आत्मकथा का पाठक अपना सारा ध्यान एक ही जाने हुए चेहरे पर केंद्रित करता है। इसमें लेखक और पाठक परस्पर सम्मुख होते हैं। ये लेखक का अपने घर में पाठक को निजी बुलावा होता है, संकोच की ड्योढ़ी के भीतर की ओर। और ये केवल तब संभव होता है जब लेखक का साहस उसके किसी सच की अपेक्षा कम न हो। इसमें कोई झूठ मेहमान का नहीं, मेज़बान का अपना अपमान होता है। लेखक दो तरह के होते हैं, एक जो लेखक होते हैं और दूसरे जो लेखक दिखना चाहते हैं। जो हैं दिखने का यत्न उनकी आवश्यकता नहीं होता, और वो हैं और उनके अपने अस्तित्व की सच्चाई से कुछ भी कम स्वीकार नहीं कर सकती। केवल इस पार के किनारे का यथार्थ, जैसे कला की नदी को चीर कर उस पार के किनारे का यथार्थ बनता है, वो प्रक्रिया इस आत्मकथा में भी है। ये रचना की अपनी प्रक्रिया है। मैं इसे यथार्थ से यथार्थ तक कहना चाहूँगी। जब इंदिरा गांधी पर बासु भट्टाचार्य फिल्म बना रहे थे, मैं फिल्म की रचनात्मक प्रक्रिया लिखती रही। इंदिरा जी की शूटिंग के समय साथ साथ रहती थी। उनसे देश की हालत के बारे में जो बातचीत होती वो तो लिखती, पर साथ ही शॉट कैसे और क्या सोचकर लिए जाते हैं, इंदिरा जी के व्यक्तित्व के कई पहलू आम साधारण बातों में से कैसे उभरते हैं, या कुछ वे बातें जो फिल्म का हिस्सा नहीं बनती पर उनकी अपनी अहमियत है। मिसाल के तौर पर उनके कमरे की एक दीवार पर नेहरू जी और मोतीलाल जी के कुछ चित्र हैं। बासुदा ने उनके शॉट लेते समय इंदिरा जी से कहा, इन तस्वीरों को देखते हुए जैसे अचानक उन पर कुछ धूल पड़ी दिखाई दे और आप अपनी धोती के पल्ले से पोंछ रही हों। जाहिर है कि बासुदा इस शॉट में इंदिरा जी को समय की धूल पोंछते हुए दिखाना चाहते थे, पर इंदिरा जी ने निश्चित स्वर में कहा नहीं। कहने लगी, डस्टर लेकर पोंछ सकती हूँ, पर अपनी धोती के पल्ले से नहीं। तस्वीर चाहे किसी भी खास व्यक्ति की हो, ये सवाल नहीं है। जो अच्छे लगते हैं वे हर समय ख्यालों में रहते हैं, तस्वीरों में नहीं। धोती के पल्ले से पोंछूं तो मुझे धोती बदलनी पड़ेगी। मुझे धूल से प्यार नहीं है। ठीक है, जो उनके भीतर में नहीं है वो किसी शॉट में नहीं आना चाहिए। उन्होंने डस्टर से तस्वीरें पोंछीं और बासुदा ने शॉट ले लिया, पर ये उनका दृष्टिकोण फिल्म में नहीं आएगा। और बहुत कुछ जो फिल्म में नहीं आ सकता, उसे समझने और जानने में मैं इस फिल्म का माहौल और इसकी तैयारी के समय का हाल लिखती हूँ। इसकी एक शूटिंग के समय मैंने पूछा था, इंदिरा जी आप औरत हैं, क्या कभी इस बात को लेकर लोगों ने आपके रास्ते में रुकावट पैदा की है? तो उनका जवाब था, इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी, पर मैंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया। औरत मर्द में फ़र्क में न पढ़कर मैंने अपने आप को हमेशा इंसान सोचा है। शुरू से जानती थी मैं हर चीज़ के काबिल हूँ। कोई समस्या हो मर्दों से ज़्यादा अच्छी तरह सुलझा सकती हूँ, सिवाय इसके कि जिस्मानी तौर पर बहुत वज़न नहीं उठा सकती, और हर बात में हर तरह काबिल हूँ। इसीलिए मैंने अपने औरत होने को कभी किसी कमी के पहलू से नहीं सोचा। जिन्होंने शुरू में मुझे सिर्फ औरत समझा था, मेरी ताकत को नहीं पहचाना था, वो उनका समझना था, मेरा नहीं। लोग कुछ बातें करते होंगे, बहुत सी तो मुझ तक पहुंचती ही नहीं, जो पहुंचती हैं उनका मैं कोई महत्व नहीं समझती। दृष्टिकोण मेरा भी यही था। पर इंदिरा जी के लिए जो मन की सहज अवस्था है, मेरे जैसे साधारण इंसान के लिए एक उस मंजिल की तरह थी जिसका रास्ता बड़ा कठिन हो। ठीक है, बहुत पुरानी बात है, जब पटेल नगर के मकान में अभी बिजली नहीं लगी थी और मैं दिल्ली रेडियो में नौकरी करती थी। पड़ोसी के घर में एक रेडियो था जो बैटरी से चलता था, और मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे वहाँ चले जाते थे शाम को मेरी आवाज़ सुनने के लिए। पर एक दिन रात में जब मैं घर आई तो मेरा बेटा मुझसे कहने लगा, मामा एक बात मानेंगी, आप भोलू के रेडियो पर मत बोला करें। मालूम हुआ कि मेरे बेटे से भोलू की लड़ाई हो गई थी, और जिसके घर वह नहीं जा सकता था वहाँ मेरी आवाज़ भी नहीं जानी चाहिए थी। तब अपने 4 बरस के बेटे की इस बात पर हंसती थी, पर आज ये बात याद आई है तो हंस नहीं सकती। सोचती हूँ, काश
मेरी ये किताब भी उनके हाथों में न लग जाए जिन्हें इसके एक एक अक्षर को मिट्टी में लथेड़ना है।